अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जो ऊपर दी गई डिटेल है इसको लाज़मी चेक कर लें। इसमें आपके तमाम सवालों के जवाबात हैं कि कोर्स आउटलाइन क्या है, वो कहाँ पर अवेलेबल है, पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन यहाँ पर नज़र नहीं आता। सेशन जॉइन करना है उसका क्या तरीक़ाकार है, तमाम सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके डेमो लेक्चर्स के बारे में, तो वो भी तमाम डिटेल जो है ऊपर लाज़मी चेक कर लें। 10-1 मिनट लगेंगे, आपको तमाम डिटेल पता चल जाएगी। तो कोर्स आउटलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। एस एंड गैड असिस्टेंट सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का पेपर है 12 दिसंबर को। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे सवालात और जवाबात कि भई किस तरीके से कोर्स को करना है कवर, किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो मैंने कहा आउटलाइन भी डिस्कस हो जाएगी और ये आप लोगों को एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि पूरी इस्लामियात को किस तरीके से कवर किया जा सकता है और किस तरीके से रिवाइज़ किया जा सकता है इन दिनों में। तो और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंशाल्लाह ये आपको हेल्प कर रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहुँचे यहाँ तक थे कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वाज़ क्रिएटेड उसके बाद सोलर सिस्टम पर पहुँच गए उस तरीके से। उसके बाद फिर हमने ज़मीन पर वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमने उनको देखा कि जैसे डिफरेंट टाइप की एजेस थी, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, उसके बाद 50,000 साल पहले इंसान ने बोलना शुरू कर दिया, 30,000 साल पहले इंसान ने शिकार करना शुरू कर दिया, उसके बाद जो है 9,000 साल पहले इंसान ने सिविलाइज़ेशन में रहना शुरू कर दिया। कौन-कौन सी सिविलाइज़ेशंस हैं, किस-किस तरीके से, कैसे-कैसे इंसान ने किंगडम बनाना शुरू कर दिए। तो अब किंगडम जीके का टॉपिक है कि किंगडम किस तरीके से। अब आप देखिएगा वो जीके का टॉपिक मैं किस तरीके से इस्लामियात में मिलाता हूँ। तो अब हम देख रहे थे कि यूरोप के अंदर हमने देखा कि एक रोमन किंगडम था जिसे 753 बीसी में रोमुलस जो कि रोम का डिस्कवरर भी है, तो उसने इस्टैब्लिश किया। उसके बाद 509 बीसी में लुकियास एक बंदा था, उसने इस रोमन किंगडम को रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। किंगडम जो है वो जो एक ही एरिया के अंदर जैसे इटली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी हुकूमत थी, इसलिए उसे किंगडम कहते हैं। जैसे आजकल हम सऊदी किंगडम बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी पेनिनसुला के अंदर है इसलिए किंगडम कहा जाता है। और रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक वो होती है जिसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 509 बीसी में लुकियास ने उसको क्या बना दिया जी, जो किंगडम था उसे रोमन रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो पेनल्टीमेट रूलर जो सेकंड लास्ट रूलर था उसका नाम था जूलियस सीजर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ। लेकिन 44 बीसी में उसको कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। तो उसकी जगह जो है अगस्तियस ऑक्टेवियन 44 बीसी में लास्ट रूलर रहा रोमन रिपब्लिक का। और इस अगस्तियस ऑक्टेवियन ने इस रोमन रिपब्लिक को जो कि 753 में बनी थी कन्वर्ट कर दिया किसमें जी, रोमन इंपायर में 27 बीसी में। और ये जो अगस्तियस ऑक्टेवियन था इसके बाद फिर 300 एडी के अंदर 295 एडी के अंदर एक रूलर आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन वन। वो इंसान जिसने ईसाईयत कबूल कर ली थी, वरना अब तक ये रोमन एम्पायर जो थी ये यहूदियत की मानने वाली थी। और ये इनके अंदर एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका एक सिपहसालार था जिसका टाइटस। उस टाइटस ने 70 एडी में यरूशलेम को जो है वो गिरा दिया था और ईसाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा मजालिम किए थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी और फिर क्या हुआ, यहां पर जो कॉन्स्टेंटाइन वन था उसने ईसाइयत को कबूल कर लिया था अपने डेथ बेड के ऊपर। और फिर जो है ये पूरी की पूरी रोमन रिपब्लिक जो है ईसाइयत में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी। और उसने एक इसके अलावा और काम किया, उसने जो दारुल हुकूमत था जिसकी वजह से इस रोमन इंपायर या रोमन रिपब्लिक या रोमन किंगडम का नाम रोमन था, क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल रोम था। लेकिन इस कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसका कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया कहां पर, कॉन्स्टेंटाइन, जो कि आज जिसे आप इस्तंबुल के नाम से जानते हैं। फिर ये कॉन्स्टेंटाइन के नाम की वजह से इसका नाम बन गया था कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। फिर उसके बाद 1453 में 29 मई 1453 को जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको जो है फतह किया, उसके बाद इसका नाम इस्तंबुल हो गया। तो अब ये हम थे कि जब कुस्तुनतुनिया जो है कॉन्स्टेंटिनोपल ये बन गया, अब रोमन एम्पायर आप इसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? रोमन एम्पायर तो इसलिए कहते थे क्योंकि इसका दारुल हुकूमत रोम था। अब तो कुस्तुनतुनिया बन गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये कॉन्स्टेंटाइन वन जो था, इसके बाद ये रोमन इंपायर जो थी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और जब ये 2 हिस्सों में, और 476 एडी वो साल है एडवर्ड अकॉर्डिंग टू एडवर्ड गिबन,
उसने अपनी किताब फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर में लिखा है कि 476 एडी को वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो थी वो कोलैप्स कर गई। ये जब कोलैप्स हुई तो फिर क्या हुआ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रोमन एम्पायर बची, दैट इज ईस्टर्न रोमन एम्पायर। क्योंकि अब उसका कैपिटल रोम नहीं है और उसका कैपिटल है कुस्तुनतुनिया, तो इसको बैजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, बैजेंटाइन एम्पायर। क्योंकि ये जो कुस्तुनतुनिया है इसका नाम पहले बैजेंटाइन था, कॉन्स्टेंटाइन की वजह से इसका नाम क्या हो गया था जनाबे वाला, कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसका जो लास्ट रूलर था वो भी कॉन्स्टेंटाइन 11 था जब इसे फतह किया गया था। तो बड़ी इत्तफाकियात हैं और आपस में कनेक्टेड हिस्ट्री है, देखें किस तरीके से। तो अब ये जी बैजेंटाइन अंपायर आपकी आ गई है। अब ये आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि किस तरीके से यूरोप की एक अंपायर थी, दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई और उसके बाद उसका एक हिस्सा बचा जिसकी हुकूमत अब कहां पर है, ये जो आज आपका तुर्की, अनातोलिया का रीजन, एशिया माइनर का रीजन यहां पर थी। उसके बाद जो शाम का रीजन है जिसके अंदर शाम, उसके बाद जो है आपका फलस्तीन, जॉर्डन और ये जो है इजराइल और ये इसके अंदर इजिप्ट भी शामिल था, इनकी हुकूमत थी। इस बैजेंटाइन अंपायर की हुकूमत थी इन तमाम एरियाज पर। और दूसरी तरफ एक ईरानियन एक एम्पायर थी जिसका नाम, जो आपको अगर उसकी मैं थोड़ी सी मैं जीके के अंदर बताऊं कि हम किस तरीके से उसको देखेंगे, कि ईरान की सबसे पहली जो एक किंगडम था बेबीलोनियन अंपायर जो कि 1700 बीसी में कायम हुई, उसके बाद एक कसाइट अंपायर, उसके बाद जो है यहां पर एक आई नियो बेबीलोनियन अंपायर जो कि 609 बीसी के अंदर, उस जिसका एक बहुत मशहूर बादशाह था बख्त नसर नेबुकदनेस्सर, जिसने 586 बीसी में इस बैतुल मुकद्दस को जो है ढा दिया था और 2 लाख यहूदियों को वो कैदी बनाकर ले गया था। उसके बाद उसके मरने के बाद ये जो एम्पायर थी नियो बेबीलोनियन एम्पायर, इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह आ गया साइरस दी ग्रेट, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो जुल्करनैन है, हजरत जुल्करनैन 539 बीसी में उसने एक नई एम्पायर की बुनियाद रख दी, दैट इज एन एक्मेनीड एम्पायर, एक्मेनीड एम्पायर। और ये जो एक्मेनीड एम्पायर थी ये 539 से लेकर, लेकिन इस एम्पायर को फिर एक मैंने आपको बताया था यूरोप के अंदर दो एम्पायर थी, एक रोमन एम्पायर और एक ग्रीक एम्पायर। और ये जो ग्रीक एम्पायर थी इसको फिलिप सेकंड का बेटा था जो कि 360 में पैदा हुआ था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, उसने 336 बीसी के अंदर क्या हुआ, उसका जब बाप असैसिनेट हो गया तो उसने हुकूमत संभाल ली और 336 अलेक्जेंडर दी ग्रेट जिसे सिकंदर आजम कहते हैं, तो उसने जी क्या किया जी, फतूहात शुरू की और उसने ये जो पर्शियन एम्पायर थी जिसे जो उस टाइम पर अखमनीड एम्पायर, पर्शिया इसका नाम था ईरान का पुराना, और यहां पर कायम होने वाली हुकूमत को पर्शियन हुकूमतें कहते थे या पर्शियन अंपायर कहते थे। तो इस वजह से ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था इसने 330 एडी के अंदर ये जो एक्मेनीड यहां पर अंपायर कायम हो चुकी थी इसे खत्म कर दिया और इसको फतह कर लिया, और ईरान के ऊपर जो है अब ये जो पर्शियन अंपायर थी इसके ऊपर किसका कब्जा हो गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ग्रीक अंपायर का। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी, 330 एडी के बाद यहां पर क्या हुआ जी, 330 एडी के बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट 323 में मर गया, उसके बाद उसका एक कमांडर था सैलोसिड, उसने यहां पर 312 एडी में सैलोसिड अंपायर की बुनियाद रख दी। और ये सैलोसिड अंपायर जो है 312 एडी से लेकर ये 247 एडी तक यहां पर कायम रही, और उसके बाद इसे एक और अंपायर जिसका नाम था पार्थियन अंपायर, उसने 247 बीसी से लेकर 224 एडी तक ये रही, और 247 बीसी से लेकर 224 अंपायर एडी तक रहने वाली जो अंपायर थी इसका नाम था पार्थियन अंपायर। और ये जो पार्थियन अंपायर थी इसके बाद एक नई अंपायर है जिसका नाम है ससानीद अंपायर, और ये ससानीद अंपायर जो थी ये 224 एडी से लेकर 651 एडी तक थी, और ये ही वो अंपायर है जो हजूर के टाइम पर भी थी। तो ये देखें जी मैंने किस तरीके से आपको एक बैकग्राउंड बनाया कि दो अंपायर स्टार्ट से शुरू से करके किस तरीके से हजूर के टाइम पर एक तरफ जो है दी ग्रेट पर्शियन अंपायर जिसे ससानीद अंपायर कहते थे और दूसरी तरफ एक ग्रीक अंपायर थी। तो इस ये था महल्ले वकू, ये था जो है साइड जो एरियाज जो साइड में सल्तनेट चल रही थी। तो इस ये वक्त था जब कि पूरा का पूरा जो है मामला हजूर के टाइम पर दो बड़ी बड़ी सुपर पावर जो थी ये आपका मॉडर्न दौर शुरू हो गया, ये यानी स्टैंडिंग आर्मियां बन गई हैं, ये दोनों एम्पायर जो है इनकी अपनी अपनी स्टैंडिंग आर्मीज थी लाखों की तादाद में, और जागीरदारी निज़ाम इधर कायम आ चुका था। जो आज आपकी मॉडर्न शक्ल है ये तकरीबन कायम हो चुकी थी। उसके फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो इतनी नहीं थी जो आज है, लेकिन आपको मॉडर्न शक्ल वहां पर नजर आएगी। तो अब हम इस्लामियत का देखते हैं, अब इसको हम कैसे इस्लामियत से जोड़ सकते हैं।
कि देखिए कससुल अंबिया में हम देखेंगे कि हम हज़रत मूसा तक मैं आपको बता चुका था कि भई हम लाइफ ओरिजिन के बाद वो वाला लेक्चर करेंगे। फिर हज़रत मूसा के बाद हज़रत मूसा किस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को जो है फ़िरौन से जो है छुड़वाया, किस तरीके से फिर ऐसे करते-करते हम हज़ूर तक आ जाएँगे और हज़ूर के से पहले हमें ये जो जीके है इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा और कैसे मिलाएँगे? ऐसे मिलाएँगे। यार ऐसे-ऐसे एम्पायर थी और ये ऐसे-ऐसे एम्पायर्स आते-आते हज़ूर का टाइम आ गया। और हज़ूर की पैदाइश हुई। अगर अब मैं हज़ूर की पैदाइश की बात करूँ, तो हज़ूर जो हैं 22 अप्रैल 571 एडी और दोशंबा शंबा जो है ये हफ़्ते के दिन को कहते हैं, फ़ारसी दिनों के नाम है शंबा, यकशंबा, दोशंबा, सहशंबा, चहारशंबा, ठीक है, पंजशंबा, ख़मीस जिसे जुमा कहते हो आप, ठीक है जी और जुमा फ़ारसी में जुमा ही होता है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है फ़ारसी में दोशंबा और सोमवार के दिन, अंग्रेज़ी कौन-सा है जी? सोमवार के दिन हज़ूर पैदा हुए, सौकुल लैल गली थी और हज़रत अबू तालिब के घर में पैदा हुए और जो शिफ़ा दाया थी, जिसने हज़ूर को पैदा किया हज़ूर की पैदाइश के वक़्त और हज़ूर जो है, हज़ूर के दादा जो थे उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था, हज़ूर के जो नाना थे वहाब बिन अब्दुल मनाफ था, हज़ूर की जो नानी थी उनका नाम बर्रा था और इस तरीके से हज़ूर के बारे में हम थोड़ी-सी देखेंगे और हज़ूर की जो वालिद थे वो उनका तरका जो छोड़ कर गए थे वो एक लौंडी थी उनकी उम्मे ऐमन, तो उम्मे ऐमन उनकी लौंडी थी और इस तरीके से जो है हज़ूर की जो है ये एक बैकग्राउंड थोड़ा-सा ख़ानदानी बैकग्राउंड हम देखेंगे और हज़ूर ने फिर क्या किया जी हज़ूर ने 7 दिन अपनी वालिदा का दूध मुबारक पिया, उसके बाद जो है हज़ूर का 7वें दिन अकीक़ा हुआ, हज़ूर का नाम मोहम्मद उनके मोहम्मद जो है उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और जो अहमद है उनका नाम वो उनकी वालिदा ने रखा। तो ये इस तरीके से उसके बाद हज़ूर को जो है 2 से 3 माह के लिए एक हज़रत सोबिया जो कि अबू लहब की लौंडी थी, उन्होंने दूध पिलाया। फिर उसके बाद हज़ूर को जो है हज़ूर की फुप्पी आतिका उन्होंने दूध पिलाया और फिर उसके बाद हलीमा सादिया 8वें दिन हज़ूर को उसके बाद हज़ूर को जो है 3 महीने 4 महीने बाद कौन ले गई जी? हज़रत हलीमा सादिया जिनका कबीला कौन-सा था? बनु हवाज़िन लेकिन उनकी शादी जो है वो हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के साथ हुई थी, जो कि बनु असद से ताल्लुक़ रखता था, यानी हज़ूर बनु साद से ताल्लुक़ रखता था, तो हज़ूर बनु साद कबीला के अंदर हज़रत हलीमा सादिया के साथ चले गए और वहाँ पर हज़ूर ने जो है 4 से 5 साल गुज़ारे और हज़रत हलीमा सादिया की 3 बेटियाँ थीं, मीना, अमीना, सदीक़ा और शीमा, ये तीनों हज़ूर की रज़ाई बहनें हैं और उसके बाद जो है अब्दुल्ला जो है इनका रज़ाई हज़ूर का भाई है। उसके अलावा हज़रत हमज़ा ने भी हज़रत सोबिया का दूध पिया है। इस रिश्ते से हज़ूर के चचा भी हैं और हज़ूर के रज़ाई भाई भी हैं। इस तरीके से ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने सेशन के दौरान चलेंगे और आपको एक-एक सवाल ये जितने भी मैं मुँह से बातें कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन्स हैं जो बनकर आएँगे और इस्लामियत के जो भी मेरे बच्चे भी आप लोगों को बताएँगे वो आपको के एक-एक क्वेश्चन कवर किया जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इंशाल्लाह मैं नोट्स जो आप लोगों के लिए बने हैं, उनके 2 से 3 पेजेज़ मैं इंशाल्लाह अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूँगा। तो आप देखिएगा कि जैसे पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको इंशाल्लाह नोट्स भी मिलेंगे। तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हज़ूर इस तरीके से चलते हज़ूर ने जी पहला शाम का सफ़र 12 साल की उम्र में किया। फिर उसके बाद जो है हर्ब फजार और हिल्फुल फ़ुज़ूल देखेंगे कि एक जंग हुई थी उसके इख्तिताम के ऊपर एक मुआहिदा हुआ था जिसे हिल्फुल फ़ुज़ूल कहते हैं। उसके बाद हज़ूर ने जो है शाम का सफ़र किया। तो शाम का सफ़र हज़ूर ने जो है 24 साल की उम्र में किया दूसरी बार। हज़रत ख़दीजा के गुलाम थे। हज़रत ख़दीजा जो हज़ूर की पहली ज़ौजा हैं, तो उनके जो गुलाम थे मैसरा, उनके साथ सफ़र किया और ये सफ़र जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा और मुनाफ़ा बख्श रहा। तो उन्होंने मैसरा जो थे, उन्होंने आके हज़रत ख़दीजा को बताया और यहाँ पर हम अज़वाज डिस्कस कर लेते हैं। बताया उन्होंने जाकर, बताया कि जी हज़ूर तो बड़े ईमानदार हैं, इख़लाक़ भी बड़े ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की, तो हज़रत ख़दीजा जो है उन्होंने अपना पैगाम निकाह अपनी सहेली नफ़ीसा के ज़रिए से भेजा, तो जिसे हज़ूर ने कबूल फ़रमाया और फिर हज़रत अबू तालिब ने जो है आपका निकाह मुबारक जो है पढ़ा दिया और उस वक़्त हज़रत ख़दीजा की उम्र जो है 40 साल थी और हज़ूर की उम्र जो है वो 25 साल थी और हज़ूर ने जो हक़ महर अदा किया वो 20 ऊँटनियाँ या 500 दिरहम आप कह सकते हैं। बाकी तमाम बीवियों का हक़ महर जो था वो 400 दिरहम था। हज़रत ख़दीजा का सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 दिरहम था और हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस तरीके से हज़रत ख़दीजा जो है हज़ूर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई और हर मौके पर माल के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ हज़ूर का जो है साथ देती रही और हज़ूर के औसाफ़ बयान करती रही और जब पहली वही आई हज़ूर को 29 साल 6 माह कमरी हिसाब से और 40 साल की उम्र में शमसी हिसाब से जब हज़ूर को पहली वही आई तो हज़ूर ने जब कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी मेरे ऊपर कंबल उड़ा दो, मेरे ऊपर कंबल उड़ा दो। तो
जब हजूर बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो हज़रत खदीजा ने आपको बताया कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो अल्लाह ताला भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। फिर अपने कज़न के पास जो थे नौफल, तो उनके पास लेकर गई और उन्हें जाके पूरा वाक़या बताया। तो इस तरीके से बड़ा साथ रही और इसीलिए हजूर भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजूर ने भी दूसरी शादी उस वक़्त तक नहीं की जब तक हज़रत खदीजा साथ रही, और जब हज़रत खदीजा जो है उनका वफ़ात हुई तो 10 नबवी के अंदर तो उसे आमुल हुज़्न करार दिया गया, गम का साल करार दिया गया। उसके बाद हजूर ने जो दूसरा निकाह फरमाया वो सौदा बिनते ज़मा, इनके जो पहले खामद थे उनका नाम सकरान था। तो उनकी जब उनकी वफ़ात हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो गया था, तो फिर ये हजूर की हम उम्र बीवी हैं और सबसे दराज कद बीवी हैं। दूसरी शादी हजूर की 10 नबवी के अंदर जो है सौदा बिनते ज़मा से हुई। उसके बाद तीसरी शादी हजूर की जो है हज़रत आयशा से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। हज़ूर को एक जो है कपड़े के ऊपर हज़रत आयशा का चेहरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 बार दिखाते रहे। तो हज़ूर पहले तो इस चीज़ को जो है वो नहीं हज़ूर ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जब हज़ूर ने देखा कि हुक्म इलाही है, तो फिर हज़ूर ने जो है हज़रत बकर सिद्दीक़ से बात की। तो उन्होंने फिर बैठकर इसका ये हल निकाला कि 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ा दिया, तो इससे हुक्म इलाही पूरा हो गया। और जब फिर 9 साल की हज़रत आयशा हुई और हज़ूर 53 साल के हुए, तो फर्स्ट हिजरी को 6 महीने अभी हिजरत को हुए थे। तो जब हज़रत आयशा हज़रत बकर सिद्दीक़ ने रुख़सती के लिए कहा तो 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा की रुख़सती हो गई। इस तरीके से हज़ूर का तीसरा निकाह जो है हज़रत आयशा से हुआ। और अगर चौथे निकाह की बात करें तो हज़ूर की हज़रत उमर की जो बेटी हैं हज़रत हफ्सा, उनके साथ हज़ूर का चौथा निकाह हुआ। और ये किरात और जो तालीम थी उसके अंदर बड़ा इनको अबूर हासिल था। इन हज़ूर ने इनका तालीम व तरबियत का अलहदा से इंतज़ाम भी किया था। पहली हाफ़िज़ा भी हैं ये, और इनके जो हस्बैंड थे वो ग़ज़वा बदर में शहीद हो गए थे। इसलिए जो है हज़ूर ने इनकी तरफ पैगाम निकाह भेजा और चौथी बीवी हज़रत हफ्सा हैं। उसके बाद एक शहीदों की बेवा जिन्हें कहा जाता है ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, और उम्मुल मसाकीन भी इन्हें कहा जाता है। अपनी सखावत और फ़याज़ी की वजह से इन्हें उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। तो इनके साथ हज़ूर ने असल में ओहद के अंदर क्या हुआ था, 70 मुसलमान शहीद हो गए थे और बहुत सारी औरतें जो है बेवा हो गई थी। तो हज़ूर सहाबा कराम को इस बात पर उभारना चाहते थे कि सहाबा जो है, जो बेवा औरतें हैं उनको अपनाएँ। तो इसका आगाज़ जो है हज़ूर ने खुद किया। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा के साथ हज़ूर ने 4 हिजरी के अंदर जो है निकाह फ़रमाया। 4 हिजरी के अंदर निकाह फ़रमाया, लेकिन ये हज़ूर के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 माह रह सकी। उसके बाद इनका 4 हिजरी में ही इंतकाल हो गया। और जो है हज़ूर की हयात में यही 2 बीवियाँ जो हैं हज़रत खदीजा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, इनका इंतकाल हुआ। तो 5वें नंबर पर ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर हज़रत उम्मे सलमा। और उम्मे सलमा जो हैं ये हिंद बिन्ते उमैया इनका असल नाम है, और ये अब्दुल्ला बिन असद अबू सलमा की बीवी हैं। अबू सलमा जो है उनका भी इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद जो है हज़ूर से बनु मखज़ूम कबीले की थी और हज़ूर के साथ बहुत जो है साथ दिया और हज़ूर को हर अच्छी जगह पर जो है मशवरा दिया। और हज़ूर की लास्ट में वफ़ात पाने वाली ये अज़वाज हैं। और उसके बाद जो है हज़रत उम्मे सलमा के बाद अगर देखें तो ज़ैनब बिन्ते जहाश, जिनका कुरान मजीद में भी जो है निकाह जो है अल्लाह ताला ने 7 आसमानों पर पढ़ा दिया। और ये इनकी पहली शादी ज़ैद बिन हारिसा से हुई थी, फिर जो है तलाक हो गई और फिर हज़ूर ने इनके साथ निकाह कर लिया। और फिर उसके बाद जो है ये पूरी एक स्टोरी है, इंशाअल्लाह लेक्चर के दौरान हम कवर कर लेंगे। तो 7वें नंबर पर जी बीवी हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहाश। उसके बाद जो है हज़ूर की जो शादी हुई है वो उम्मे हबीबा से इसके बाद जो है इसके बाद जो हुई है हज़रत जवेरिया से। हज़रत जवेरिया बिन्ते हारिस जो हैं, ये एक ग़ज़वा बनी मुस्तलक था। वहाँ पर जो है हज़ूर ने जब जो है फ़तह हासिल की तो वहाँ से ये लौंडी बनकर आई। तो लेकिन इनको जो है हज़ूर ने पैगाम निकाह दिया। ये ज़ैद बिन साबित के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर जब हज़ूर ने निकाह का पैगाम दे दिया तो इनके रिश्तेदार भी जो है वो इनको छोड़ दिया गया, इनको कैदी नहीं बनाया गया। तो ये बड़ी बाबरकत साबित हुई शादी। उसके बाद जो है 8वें नंबर पर ये हो गई। और उसके बाद 9वें नंबर पर ये जो है जवेरिया बिन्ते हारिस के बाद उम्मे हबीबा, जिनका नाम था रमला बिन्ते अबी सुफ़ियान, हज़रत अबू सुफ़ियान की बेटी, जो कि मक्के के एक बड़े सरदार थे। और लेकिन इन्होंने इस्लाम पहले ही कबूल कर लिया था। तो इनके हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था, लेकिन ये इस्लाम पर जमी रही। और 7 हिजरी में फिर हज़ूर के साथ जो है निकाह हुआ। नजाशी ने निकाह पढ़ाया और नजाशी ने जो है इनका वलीमा भी दिया हज़ूर की तरफ से, और बहुत ज़बरदस्त ये थी। और ग़ज़वा जो खैबर है, खैबर का जो ग़ज़वा है उससे पहले ये वहाँ पर पहुँच गई थी। और उसके बाद अगर देखें तो खैबर के ऊपर हाई बिन्ते अख्तब की बेटी, हाई बिन्ते अख्तब की और सफ़वान बिन उमैया की बेटी जो थी, जो बनु कुरैज़ा कबीले से थी, सफ़िया बिन्ते अख्तब, सफ़िया बिन्ते अख्तब,
तो वो जो है हजूर की जो है 10वीं बीवी वो बनी। तो उसके बाद जो है ये जो है छोटा कद था इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा हजूर के साथ रही और बहुत ज़बरदस्त इनका साथ रहा। और उसके बाद 11वें नंबर पर हजूर की बीवी जो है वो लास्ट में हजूर के अपने ख़ानदान से थी, मैमूना बिनते हारिस। तो इनके साथ शादी हुई हज़रत अब्बास के कहने के ऊपर, और ये हज़ूर का आखिरी निकाह था। और इसके अलावा अगर देखें तो हज़ूर की 2 लौंडियाँ मुबारक भी थी, एक मारिया कितबिया। इनके बारे में मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा, जिस तरीके से मैं ये बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आराम-आराम से बताएँगे सेशन के दौरान। तो 7 हिजरी में 8 हुक्मरानों को हज़ूर ने खतूत भेजे, तो वो खतूत जो भेजे, तो उनमें से एक खत भेजा जो कि गवर्नर था मिस्र का बैजेंटाइन एम्पायर की तरफ से मकूकस, उसके उसकी तरफ भेजा हातिम बिनते अबी बलता को। तो हातिम बिनते अबी बलता को जो है ना उन्होंने बड़ा इज़्ज़त व इकराम किया। पैगाम तो नहीं माना हज़ूर ने जो पैगाम इस्लाम का दिया था, लेकिन उन्होंने जो है तोहफ़े के तौर पर 2 लौंडियाँ दी, मारिया कितबिया और सिरीन, और 1 खच्चर दिया जिसका नाम था दुलदुल। हज़ूर ने खच्चर को और मारिया कितबिया को अपने लिए पसंद फरमाया, और जो सिरीन थी उनको हसान इब्न साबित, जिन्हें शायर रसूल भी कहते हैं, उनको दे दिया। और उसके बाद इस तरीके से हज़ूर की दूसरी लौंडी जो है रेहाना बिनते अब्दुल्ला, जिनका इंतकाल जो है हज़ूर जब हज्जतुल विदा से वापस आए हैं, तो हज़ूर ने इनका नमाज़ जनाज़ा अदा फरमाया। तो ये हज़ूर की अज़वाज और लौंडियों के बारे में मैंने आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी हो गई। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम देखेंगे कि ग़ज़वात, जंगों को एक स्टोरी बनाकर भी देखेंगे, फिर इनको सेग्रीगेट करके भी चीज़ों को देख लेंगे। मेरे प्रीवियस बच्चे आप लोगों को बताएँगे कि हमने अपने सेशन में कितनी ज़बरदस्त किस्म से इस्लामियत पढ़ी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सवाल भी मुश्किल से मुश्किल भी आए, तो वो मेरे पढ़ाए हुए टॉपिकों से अलहदा नहीं आता। मेरा टॉपिक क्या है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टोरी बना दी है। देखिए, इस्लामियत बहुत ज़्यादा वसीअ है, आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने एक टॉपिक बनाया है, और टॉपिक में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ें जो ज़रूरी हैं। तो उसके बाद इस तरीके से फर्स्ट हिजरी से लेकर 5 हिजरी तक एक रियासत का जो क़याम होगा, उसमें जब अहकामात आएँगे, जैसे 5 हिजरी में जो है आपको पता है ज़िना और ज़िना की तोहमत लगाने वाले के ऊपर वाक़या उफ़क़ आपके सामने है। तो उस वक़्त जो है सूरत नूर में इसका ज़िक्र है। उसके अलावा जो है पर्दे का हुक्म आया है, तयम्मुम का हुक्म आया है, वज़ू का हुक्म आया है, डिफरेंट टाइप के अहकाम कब आए हैं, तो वो भी देखेंगे। उसके बाद जो है 5 हिजरी टू 9th हिजरी हम देखेंगे कि ग़ज़वात कौन से, पहले नंबर पर जी आपका सरिये हुए। फिर सरिया वो जंग को कहते हैं जिसमें हज़ूर ने शिरकत ना फरमाई हो, लेकिन हज़ूर की ज़ाहिरी हयात में हुई हो, उसे सरिया कहते हैं। और जिसमें हज़ूर ने खुद बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई, उसे आप क्या कहते हो जी? ग़ज़वा कहते हैं। ग़ज़वात देखेंगे डिटेल में, बदर, ओहद और जो है राजी और खंदक, और सारे छोटे-मोटे सारे जो 9वां ये था बदर। इससे पहले जो है सरिया नख़ला, सरिया राबिक, सरिया खर्रार, सरिया साफ़ुल बहर, ये 4 सरिये हुए थे। उसके अलावा जो है सरिया ग़ज़वा सफ़ान, सारे ग़ज़वा दुल शीरा, सारे के सारे ग़ज़वात, 9वां ये था बदर। हम समझते हैं शायद ये पहला था ग़ज़वा बवात, अबवा सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सारे के सारे ग़ज़वात देखेंगे, और इन जंगों की क्या सिग्निफिकेंस थी, थोड़ा-सा आपको जो है नॉलेज भी देंगे, थोड़ा-सा आपको कनेक्ट भी करेंगे, एक स्टोरी बनाकर देंगे ताकि याद रहें चीज़ें, और ज़्यादा नहीं, लेंथी नहीं करेंगे इस चीज़ को। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से हज़ूर का विसाल हुआ, विसाल के ऊपर अलहदा से चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएँगे खुलफ़ा राशिदीन, कि हज़रत बकर सिद्दीक़ का जो दौर था, उसके अंदर उनको जो मसाइल थे, जैसे जो है हज़ूर जब वफ़ात पा गए, हज़ूर जब ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, तो फिर उसके बाद एक झूठे नबियों का जो है तलीहा असद और मुसैलमा कज़्ज़ाब जो सबसे पहले, उसके बाद तलहिया असदी, उसके बाद सज्जा, उसके बाद जो है ये जो 4 झूठे नबूवत के दावेदार थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब, तलहिया और सज्जा। तो ये जो लोग थे, इन्होंने जो है, एक औरत थी सज्जा, तो इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया। उसके बाद लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम से फिर गए, तो बहुत सारे मसाइल थे। फिर जैश-ए-उसामा कि जो हज़ूर ने कहा था कि इसको भेज देना, तो वो बहुत बड़ा मामला था कि उसको कैसे हल करना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े अच्छे तरीके से उन तमाम मामलात को टैकल किया, उसको देखेंगे। बड़े उसके अंदर से जो क्वेश्चन्स बनते होंगे, वो भी हम लाज़मी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 साल और 3 माह जो है हज़रत बकर सिद्दीक़ की खिलाफत रही। उसके बाद हज़रत उमर की आई 10 साल और 6 माह। तो हज़रत उमर के बाद फिर देखेंगे हज़रत उस्मान जो है, वो 11 साल, 11 माह, 18 दिन जो है। उसके बाद हज़रत अली को देखेंगे 4 साल, 9 माह और जो है 12 दिन। और इसके बाद हसन को देखेंगे। उसके बाद हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देखेंगे, किस तरीके से उनका और हज़रत अली का जंग सफ़ीन, जंग जमल, जंग नहरवान, ठीक है जी, इस तरीके की चीज़ें हमें देखनी होंगी, इनकी डेट्स देखनी होंगी। थोड़ा बहुत जंग जमल को देखेंगे, उसके अंदर क्या मामलात हुए, किस तरीके से चीज़ें हुई। तो इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा, जो उसमें क्वेश्चन्स बन सकते हैं वो भी, ताकि एक स्टोरी बन के आपके ज़हन में
बैठी रहे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो इनके इनके दौर में जो जैसे हज़रत उमर के दौर में पुलिस का महकमा, एक्ज़ाइल की सज़ा, जो डिफरेंट टाइप के जो मामलात थे, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उमैयाद। तो पहले जो है 661 से लेकर 680 तक हज़रत अमीर मुआविया हैं, उसके बाद 680 से लेकर 683 तक जो है यज़ीद है, यज़ीद के बाद फिर जो है मुआविया सेकंड है, मुआविया सेकंड के बाद फिर यहाँ पर जो हुकूमत थी इसने थोड़ा-सा अपनी पलटा और मरवान बिन हकम आ गया, मरवान बिन हकम के बाद फिर इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया और फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान के 4 बेटे आ गए। तो इस अब्दुल मलिक बिन मरवान जो था इसने जो है इसके इस टाइम पर जो है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो है उनका बेटा ज़ुबैर जो है अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो ज़ुबैर बिन अवाम का बेटा था, उसका भी थोड़ा-सा उनका भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उन्हें शहीद कर दिया गया, हज्जाज इब्न यूसुफ ने उन्हें शहीद कर दिया और बहुत वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है सुनने के काबिल वाक़या है। उसके अंदर किस तरीके से मुस्लिम एम्पायर्स में मुसलमानों के अंदर से वो ही उसके बाद फिर जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सॉरी अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद इसका 4 बेटे में से जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जिन्हें 5वां खलीफा भी कहते हैं, तो वो आए। तो उसके बाद जो है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद यज़ीद सेकंड आ गया, यज़ीद सेकंड के बाद हिशाम आ गया, हिशाम के बाद फिर जो है अल वलीद सेकंड आ गया और फिर यज़ीद 3 आ गया और फिर उसके बाद इब्राहीम आ गया और इब्राहीम के बाद मरवान सेकंड जो लास्ट। फिर उसके बाद बैटल ऑफ ज़ब हुई और बैटल ऑफ ज़ब होने के बाद बनु अब्बास आ गए और बनु अब्बास का दौर 750 से लेकर 847 तक। इसमें जो है अब्बास अस्तफ़ा 750 से लेकर 754 तक, 754 से लेकर फिर आगे जो 762 में जिसने मंसूर ने जो है बगदाद की जो कि अब्बास अस्तफ़ा का भाई था 775 तक रहा। उसके बाद जो है फिर हादी, फिर उसके बाद महदी, फिर उसके बाद हारून, हारून के बाद फिर अल अमीन, अमीन के बाद मामून, मामून के बाद वातिक, वातिक के बाद जो है मोतसिम। तो ये 10 जो पहला 100 साल हैं ये अरूज के हैं। फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है कि किस तरीके से सल्जूक एम्पायर आ जाती है, फिर ख्वारिज़म आ जाते हैं, फिर जीके दोबारा कनेक्ट होगा इसके साथ कि ख्वारिज़म किस तरीके से आते हैं, फिर अफ़सारीद किस तरीके से आते हैं, सफ़ावीद किस तरीके से आते हैं, फिर जो है समानीद किस तरीके से आते हैं, मंगोल किस तरीके से आते हैं, फिर वो सारा का सारा कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस्लामियात के अंदर अगर हम देखें, तो इस्लामियात के अंदर हम ये जो डिफरेंट एम्पायर्स मैंने आपको बताए हैं, ये देख लेंगे, कनेक्ट दोबारा कनेक्शन बनेगा एक यहाँ पर। फिर उसके बाद कुरान की इन्फॉर्मेशन कि कुरान के अंदर जो है पहली जो सूरत है सूरत फातिहा, उसके अंदर 7 आयात हैं और ये मक्के के अंदर और मदीने के अंदर दोनों के अंदर नाज़िल हुई और उसके बाद जो है सूरत फातिहा को बाबुल कुरान भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नामों को देखेंगे। कुरान मजीद की पहली जो मंजिल है उसके अंदर जो है 3 सूरतें हैं, दूसरी मंजिल के अंदर 4 सूरतें हैं, तीसरी मंजिल के अंदर 5 सूरतें हैं और चौथी मंजिल के अंदर 7 सूरतें हैं और 5वीं मंजिल के अंदर 9 सूरतें हैं और छठी मंजिल के अंदर जो है 11 सूरतें हैं और छठी मंजिल के अंदर 11 सूरतें हैं, 7वीं मंजिल के अंदर छठी मंजिल के अंदर 13 सूरतें हैं और 7वीं मंजिल के अंदर 65 सूरतें हैं। ऐसे 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 और ये 65। ठीक है जी, थोड़ी-सी इस तरीके से देखेंगे। फिर कुरान में अहकामात किस-किस सूरत में आए, कुरान के कितने सिफ़ाती नाम हैं, 55 सिफ़ाती नाम है, एक जो है उसका ज़ाती नाम है। फिर इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें कुरान की देखेंगे। सूरतुल बकरा में 286 आयात हैं। उसके बाद जो है सबसे लंबी सूरत है, इसमें दुआ पर इख्तिताम होता है। आयतुल कुर्सी इसमें सबसे बड़ी आयत है। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी तरीके से करेंगे और फिर उसके बाद जो है सूरत आल इमरान में 200 आ जाते हैं, सूरत निसा जो है उसमें 176 आ जाते हैं, सूरत बकरा का मतलब गाय है, फिर उसके बाद सूरत मायदा का मतलब दस्तरखान है। सारी सूरतों के हल्की-फुल्की जो डेफिनेशन है उस तरीके से सूरत मरियम जो है 19वीं सूरत है, सूरत काफ जो है, इस तरीके से सारा मामला देखेंगे। फिर उसके बाद अहादीस को देखेंगे, अहादीस की कलेक्शन कब शुरू हुई, कौली, फेली, तकरीरी अहादीस को देखेंगे, आइमा कराम को देखेंगे, इमाम मालिक देखेंगे। इमाम मालिक जो है 93 हिजरी से लेकर 179 हिजरी, इमाम अबू हनीफा जो है 80 हिजरी से 150 हिजरी और इमाम शाफी जो है 150 हिजरी से लेकर 204 हिजरी। ऐसे बार-बार जब मेरे मुँह से सुनोगे, चीज़ों को देखोगे, इंशाल्लाह आपको भी याद होती रहेंगी। जैसे आप देखो मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, मैंने किस तरीके से किया हुआ है, आपको ट्रिक्स बताऊँगा। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर उसके बाद अरकान इस्लाम को भी सेपरेट करके हम देख लेंगे कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा तैयबा। तो इस तरीके से जी इस्लामियात को कवर किया जा सकता है। ये टॉपिक्स हैं जो इस्लामियात में करने हैं आप लोगों ने। कि यानी ग़ज़वात को अलहदा देख के, उम्महातुल मोमिनीन को अलहदा देख के, खतूत को अलहदा देख कर, अरकान इस्लाम को अलहदा देख के, अहादीस और आइमा कराम। फिर इसमें इमाम हजर अस्क़लानी हैं, असूल काफ़ी जो सियासत्ता है हमारी 6 किताबें हैं, उन किस-किस ने लिखी, उनके असल नाम, उनकी पैदाइश और ये सारे मुझे याद है, मैं अभी भी बता सकता हूँ आप लोगों को। उसके बाद जो है
जो असूल काफ़ी याकूब अल-कुलयानी हैं वो, फिर उसके बाद इनकी 4 जो है असूल काफ़ी वगैरह इनकी 4 ये किताबें जो शिया मकतब फ़िक्र की हैं, असना अशरी शिया जो हैं, फिर इस तरीके से सारे मामले अरकान इस्लाम को देखेंगे, तो इस तरीके से आपकी ये इस्लामियात यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी जी, एंड हो जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही मिसलेनियस कोई हिस्टोरिकली की बुक्स हैं तो वो देख लेंगे, और जो कुछ साइंसदान हैं इस मुसलमान उनको देख लेंगे। तो आई होप आपको इस्लामियत का एक कंप्लीट रिव्यू मिल गया होगा और इस्लामियत को किस तरीके से कवर करना है। इंशाल्लाह मैं लेक्चर के दौरान जो है सेशन के दौरान हमारे 20 से 22 लेक्चर्स होंगे इस्लामियात के, और उसमें बड़े आराम से डिटेल से बेहतरीन करके हम कवर करेंगे। और इसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस्लामियात और जीके आपस में कनेक्टेड हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो सेशन भाईजान हमारा लाज़मी आप जॉइन करें, जो वाक़ई ही तैयारी करना चाहते हैं, लाज़मी जॉइन करें, क्योंकि जो है 3 तारीख के बाद मैंने किसी को एडमिशन नहीं देना, फिर बाद में मुझे कोई ये ना कहे। ठीक है जी? 3 तारीख के बाद हमने किसी को एडमिशन नहीं देना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। डायरेक्शंस को फ़ॉलो करें, आराम-आराम से सेशन के दौरान हम पढ़ेंगे और चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस